अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस को फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है एज पर द सिलेबस ऑफ जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर के स्टेट का जो मतलब एरस्टवाइल स्टेट था। एरस्टवाइल स्टेट उसको कहते हैं जब हम आज़ादी से पहले या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर डिवाइड जब नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो 2019 में एरस्टवाइल जम्मू कश्मीर को और भी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। तो 1947 से पहले हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो जम्मू कश्मीर का कंडीशन था दैट इज़ कॉल्ड एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें ये देखना है कि इलेक्शन का सिस्टम एरस्टवाइल जम्मू कश्मीर में किस टाइप का था। In this chapter, attempt is to made to comprehend the electoral process and its nature and erstwhile state of Jammu and Kashmir since pre-independence. The discussion will include electoral trends and electoral behavior. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाला है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर का जो एरस्टवाइल स्टेट था, मींस पुराना वाला जम्मू कश्मीर था 1947 से पहले, उसमें किस टाइप के इलेक्शन सिस्टम होते थे। इस डिस्कशन में हम इंक्लूड करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्टोरल ट्रेंड्स और इलेक्टोरल बिहेवियर्स उस टाइम में किस टाइप के ट्रेंड्स और किस टाइप के इलेक्शन के जो बिहेवियर्स थे वो किस टाइप के मौजूद था। The electoral process is the lifeline of modern political societies. Modern day democracy drives its strength and inspiration from electoral processes. A step to electoral process in the erstwhile state of Jammu and Kashmir found its expression in the pre-1947 period with Glancy Commission's recommendation. जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो किसी भी सोसाइटी का लाइफलाइन होता है, जिसके ज़रिए इलेक्शन के ज़रिए जब टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है तो किसी भी सोसाइटी में लाइफलाइन मींस वहाँ पे सोसाइटी अच्छे से चलता है। आज के डेट पे अगर हम बताएंगे कि मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज, आज का जो नया जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ स्ट्रेंथ, हमारे आज के जो डेमोक्रेसी है उसका स्ट्रेंथ, मजबूती और उसका इंस्पिरेशन सब कुछ जो है इलेक्टोरल प्रोसेस से होता है। अगर आपके देश में इलेक्शन सही होता है, अगर आपके मुल्क में इलेक्शन सही होता है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, स्टेट में, यूटी में इलेक्शन सही होता है तो आपको जो है उससे इंस्पिरेशन मिलता है और समाज में चेंजिंग देखने को मिलता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की एरस्टवाइल स्टेट की बात करें, पुराने जम्मू कश्मीर की बात करें, एरस्टवाइल मीन्स जो पहले वाला जम्मू कश्मीर था जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का डिवीजन नहीं हुआ था, ठीक है। अगर हम 1947 से पहले वाले जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्री 1947 जाना है, जहाँ पे ग्लेंसी कमीशन का एक रिकमेंडेशन था। मींस अंग्रेज़ों के टाइम पे ग्लेंसी कमीशंस जो एक रिकमेंडेशन बनाया गया था, उसी ग्लेंसी कमीशन के तहत इलेक्शन होते थे। मतलब ये एक फ्रेमवर्क था, एक रूल था, इसके अकॉर्डिंगली 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ करते थे। अगर हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, इट प्रॉम्प्टेड महाराजा हरी सिंह टू अडॉप्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रजा सभा कंप्राइजिंग 75 मेंबर्स। The first ever Legislative Assembly of 1934 had limited electoral component with only 33 elected members, out of which 21 seats were reserved for Muslim representation. अगर हम ग्लेंसी कमीशन की बात करेंगे तो महाराजा हरी सिंह को जो है, महाराजा हरी सिंह उस टाइम के जो बादशाह था, ग्लेंसी कमीशन के अकॉर्डिंगली क्या कहता था कि महाराजा हरी सिंह जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इसको संभालेंगे। कौन? महाराजा हरी सिंह। और उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम क्या रखा था? प्रजा सभा, जहां पे 75 मेंबर्स था। इसके बाद 1934 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला इलेक्शन हुआ उसमें 33 इलेक्टेड मेंबर्स था, मतलब 33 मेंबर को इलेक्शन देते थे। उसी 33 में से 21 सीट जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रखा था, ठीक है, ताकि 33 में से बाकी जो 11 बचता है या 12 बचता है वो बाकियों के लिए और मुस्लिम्स के लिए 21 सीट्स। और ये इलेक्शन जो है 1934 में हुआ, पहला इलेक्शन ग्लेंसी कमीशन के अकॉर्डिंग हुआ। तो यहाँ पे जो असेंबली का हेड था महाराजा हरी सिंह। The regulation reserved 10% for Hindus, 2% for Sikhs, 30
sorry, 10 seats for Hindus, 2 seats for Sikhs, 30 seats reserved as special nominations of Maharaja, in which 12 nominations were restricted to state bureaucracy official members. इस रेगुलेशन में 10 सीट हिंदुओं के लिए रखा था बचा के, ठीक है, किस रिजोल्यूशन में, जो मतलब 1934 में हुआ, सॉरी इस रेगुलेशन में, मतलब जो ग्लेंसी कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 10 सीट हिंदूज के लिए रखा था, 2 सीट सिख के लिए रखा था, 30 सीट स्पेशल नॉमिनेशंस जो मतलब महाराजा अपनी मर्जी से, ठीक है, जो महाराजा हरी सिंह था वो अपनी मर्जी से 30 सीट नॉमिनेट कर सकता था। नॉमिनेट करने का मतलब क्या है, इलेक्शन करना नहीं है, बल्कि इनको इलेक्शन नहीं देना, बल्कि इनको चुनना। फॉर एग्जांपल मैं महाराजा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से चुनूंगा कि ये इंसान इस सीट के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्शन 10 सीट हिंदुओं के लिए 10 सीट बचा के रखा है, उस पर सिर्फ हिंदू फॉर्म भर सकता है, 2 सीट सिख्स के लिए, और बाकी मैंने यहाँ पे बताया कि 21 सीट मुस्लिम्स के लिए, और कितने 30 सीट्स जो है वो स्पेशल नॉमिनेशंस था, महाराजा खुद वो कहीं से भी ले सकता था इलेक्शन के बगैर। जहाँ में से 30 में से, उसी 30 में से 12 नॉमिनेशंस जो है वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल मेंबर से लेना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब वो ज़बरदस्ती तौर पर या वो बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी और जगह से नहीं ले सकता था। उसी 30 में से 12 जो है स्टेट ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो स्टेट के ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उसी में से उन 12 सीट्स को लिया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। पोटेंट arc for electoral process in the erstwhile state of Jammu and Kashmir surfaced with the resolution passed by Muslim Conference established 4 June 1932। इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस जो एरेस्टवेल जम्मू कश्मीर था, मीन्स जम्मू कश्मीर जो पूरा था, आज़ादी से पहले वाला जो जम्मू कश्मीर था, उसमें क्या किया, विद द रिजोल्यूशन पासेड, धीरे धीरे करके आप जो है क्या किया, इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक पार्टी था, पॉलिटिकल पार्टी, इसने क्या किया, ये पार्टी जो है 4 जून 1932 को इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। The party demanded wider franchise to accommodate public demand for representation and accountable government responsible on the floor of Legislative Assembly. With this agenda, Muslim Conference gained popularity, and after completion of 4-year terms of Legislative Assembly, Praja Sabha ended on 31st December 1937. Muslim Conference was able to capture 19 seats out of 21 seats reserved for Muslim representation. On 27 March 1938, Muslim Conference was converted into National Conference. यहाँ पे कहता है कि अब धीरे धीरे इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आगे जा रहा था, तो इसी सिलसिले में एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको 4 जून 1932 में एक पार्टी बनाता है शेख अब्दुल्ला कि जो ख़ानदान होता है, शेख अब्दुल्ला फैमिली होता है जो जम्मू कश्मीर में, वो एक पार्टी बनाता है, जिस पार्टी का नाम होता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी में क्या होता है, ये पार्टी कहता है कि भाई साहब, महाराजा को कहता है कि तो आप इलेक्शन तो करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप इलेक्शन या वोटिंग जो है सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद रखा है। आपने सारे पीपल्स को, आपने सिर्फ अमीरों को वोट देने के लिए रास्ता बनाया है, आपने सिर्फ जिनके पास लैंड लॉर्ड्स है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। तो शेख अब्दुल्ला और उनका जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो दूसरे पार्टी मेंबर्स था, उनका ये डिमांड था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाने का मकसद ये है कि ताकि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स को उनका बराबर राइट्स मिल जाए, और राइट टू वोट जो कि हम फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं, वो असेंबली में हर एक इंसान को मिल जाए। इसी एजेंडा के साथ, मुस्लिम्स के इन एजेंडास के साथ, मुस्लिम्स के मसाइल्स को जब शेख अब्दुल्ला और उसके परिवार ने अंडर द पार्टी ऑफ लीडरशिप ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जब हल करने की बात किया, तो जम्मू कश्मीर के सारे मुस्लिम्स ने शेख अब्दुल्ला को वोट कर दिया, मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट कर दिया, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 4 साल के लिए हुकूमत जीतने लगे। तो जम्मू कश्मीर में जो असेंबली, पहला असेंबली हुआ, इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 4 साल तक हुकूमत करने लगे। आखिरकार 4 साल के बाद प्रजा सभा, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम था, 31 दिसंबर 1937 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, एबल टू कैप्चर 19 सीट आउट ऑफ 21 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 21 सीट जो मुस्लिम्स के लिए बचा के रखा था, उसमें से 19 सीट जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट जीतने लगे, ठीक है। और 27 मार्च 1938 को क्या हो जाते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि
अब शेख अब्दुल्ला को लगा, और उनकी जो पार्टीज था, जो आज का जो हमारा उमर अब्दुल्ला है, फ़ारूक अब्दुल्ला है, उनका दादा था, उनका पिता था शेख अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में एक बहुत अजीम शख्सियत हम माना जाता है, शेर कश्मीर जिसको हम कहते हैं, जो डोगरा बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाता है, बिकॉज मुस्लिम शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार को लगता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब पार्टी का नाम रहेगा तो ये पार्टी जो है काफ़ी नैरो एक सेंस में रहता है, और ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। मतलब लोग ये समझेंगे कि जब इसका नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है तो ये पार्टी किसके लिए होगा, मुस्लिम्स के लिए होगा। तो हिंदूज़ जो है इसमें काफ़ी एलिनेशन और अलहदगी फील करेंगे। तो इनको हम हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस, जो भी एथीस्ट, जो भी मज़हब के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो सारे लोगों को हम इंक्लूड करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो इसीलिए 27 मार्च 1938 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट करता है, उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस डाल देते हैं, ताकि पार्टी जो है वो हर मज़हब के लोगों के लिए खुल जाता है। इसके बाद एक्सेशन ऑफ द एरेस्टवेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947 मोटिवेटेड सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह, the then head of the Jammu and Kashmir state, on 1st May 1951 to issue a proclamation directing the formation of Constituent Assembly cum Legislative Assembly। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1947 तक तो जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं था, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों पर ब्रिटिश का राज था, लेकिन जम्मू कश्मीर को ब्रिटिश ने क्या किया, 1847 में अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया, किसको, महाराजा गुलाब सिंह को, जो डोगरा बादशाह था, जो जम्मू का रहने वाला था। ठीक है, तो 1846 में, ठीक है, 100-200 साल पहले 1846 में जब अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर को बेच दिया, किसको, डोगरा हुकूमत को, डोगरा हुकूमत को जब बेच दिया तो डोगरा ने जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया और काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, जब सारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट आज़ाद हो जाते हैं, तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अलग बंटवारा हो जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर को एक कन्फ्यूजन वाला फेस और क्योस और कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर को ये कहा जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर का जो बादशाह होता है उस टाइम का, हरी सिंह को कहा जाता है कि अगर आपको आज़ाद बैठना है तो आप आज़ाद बैठ सकता है 47 में। ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो आप इंडिया के साथ जा सकता है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे हालातों में हमारा जम्मू कश्मीर का जो डोगरा बादशाह था उस टाइम पे 1947 में वो कश्मकश में पड़ जाता है। वो सोचता है अगर मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं तो जम्मू कश्मीर के हिंदूज़ का क्या होगा, अगर मैं हिंदुस्तान के साथ बैठूं तो मुस्लिम्स का क्या होगा। जैसे भी हो ये हिस्ट्री बहुत बड़ा है, यूं तुम करके क्या हो जाता है, लास्ट में हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर होने को तैयार होता है। और इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के बादशाह और इसके साथ शेख अब्दुल्ला भी होता है और हिंदुस्तान का जो मतलब लीडर्स भी होता है, वो साइन करके लिख देता है कि 24 अक्टूबर 1947 को आज के बाद जम्मू कश्मीर परमानेंटली हमेशा के लिए किसके साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। ठीक है, तो जब आज़ादी हो जाते हैं तो उसी दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम जिसको कहते हैं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर अपना तकदीर जो है हिंदुस्तान के साथ लिख देता है। तो उस टाइम का जो सदर रियासत था, अभी हम जिसको गवर्नर कहते थे, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को सदर रियासत कहते थे गवर्नर को। और पहला जो सदर रियासत था वो डॉक्टर करण सिंह था, जो हेड ऑफ़ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था। वो क्या करता है, 1 मई 1951 को एक प्रोक्लेमेशन करता है, एक मतलब डायरेक्शन देता है। उसमें वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें तैयार करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के लिए एक नया आइन बनाएंगे। तो जब 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले तो जम्मू कश्मीर का मसला अलग था। तो जब आज़ाद हुआ तो डॉक्टर करण सिंह जो फर्स्ट सदर रियासत होता है, जम्मू कश्मीर का गवर्नर होता है, वो क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Constituent Assembly was to draft constitution of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Elections to the Constituent Assembly were fully conducted on the basis of adult suffrage. The Legislative Assembly was initially composed of 100 members and later its numbers was increased to 111 members by virtue of an amendment to the Constitution through Jammu Kashmir Act of 1988, 20th Amendment.
इसके बाद क्या हो जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली बना के क्या करना है, जम्मू कश्मीर में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे तो हम उसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए हम तैयार करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा कौन, ये डिसाइड करेंगे एक इंसान नहीं बल्कि एडल्ट सफरेज मीन्स वोटिंग लगाएंगे। वोट लगाकर हम 100 मेंबर्स रखेंगे। पहले इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में हम क्या करेंगे, 100 मेंबर्स रखेंगे। 100 मेंबर्स को पहले हम वहाँ पे रखेंगे। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम 1988 में एक अमेंडमेंट करता है जम्मू कश्मीर एक्ट ऑफ 1988 ज़ेरेंचिक, तो इसके तहत 100 से 111 मेंबर करते हैं। तो अभी जब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं बना था तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के असेंबली में कितने सीट्स था, 111 सीट था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसी तरीके से इलेक्शन का सिलसिला शुरू करते हैं। द टोटल कंटेस्टेबल एंड फिल्ड सीट्स ऑफ असेंबली वेर 87 एंड रेस्ट वेर रिजर्व्ड फॉर POJ के। ठीक है, तो 1947 में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से 111 मेंबर्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हालात बदल जाते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ आधा हिस्सा POJ के ले जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं। तो 87 सीट आज हम जिस पे इलेक्शन लड़ते हैं वो 87 सीट हैं, और जो बाकी बचा हुआ सीट है वो POJ के लिए बचा हुआ रखते हैं, क्योंकि 111 मेंबर्स में से 111 मेंबर जब बनाते हैं तो उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा चला जाता है, जिसमें भी लगभग 20 या 24 सीट तक आज़ाद कश्मीर में चला जाता है। तो क्या होता है, आज हम अगर जम्मू कश्मीर के असेंबली में देखेंगे तो वो बराबर सीट बाकी हैं, 111 या इससे भी ज़्यादा सीट हैं, जिनमें उन सीट्स में से सिर्फ 87 सीट पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो बाकी सीट्स आज भी जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए हमने रिजर्व रखा है। इसके बाद 87 सीट पे आज हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो जो बाकी बचा है 111 पे अभी नहीं पहुंचा, बाकी जो 24 सीट हैं लगभग, वो 24 सीट किसके लिए हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं। इसके बाद आउट ऑफ 87 constituencies, 7 assembly constituencies were reserved for scheduled caste, SC, and all these 7 seats fall in Jammu region, 3 in Jammu district, 1 each in Samba, Kathua, Udhampur and Ramban district till 2019। इसके बाद 87 सीट में से मैंने आप लोगों को कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब जिस वक्त डॉक्टर करण सिंह सदर रियासत था, उस टाइम पे जब असेंबली बनाया था तो उस टाइम पे टोटल पहले सीट था 100, फिर 100 से इंक्रीज़ करके बनाया 111 सीट होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है। तो उसके बाद 111 सीट में से हमारे पास बचता है सिर्फ कितना आबादी बचता है, 87 सीट का MLA का आबादी हमारे पास बचता है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में अभी हमें 24 सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए चला गया, और जो हमारे पास अभी जो बचा है वो है 87 सीट जिस पे हम अभी इलेक्शन लड़ सकता है। उस 87 में से कितना, 7 सीट जो है वो बचा के रखा है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो लोअर कास्ट है हिंदुओं में या किसी और मज़हब में जिनको काफ़ी समाज में टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, जो लोअर कास्ट हैं। ठीक है, उनके लिए 87 में से 7 सीट बचा के रखा है। तो हमें इलेक्शन कितने पे लड़ना है, 80 पे लड़ना है। तो 87 सीट में से 3 सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में था, जम्मू जो प्रॉपर जम्मू सिटी है उसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट उसमें से निकालते थे जम्मू कश्मीर MLA का जो रिजर्व था SC का, और सांबा से 1, कठवा से 1, उधमपुर से 1, रामबन से 1। ठीक है, टिल 2019, कब तक, 2019 तक, क्योंकि 2019 के बाद तो है हमारा असेंबली बिल्कुल ख़त्म कर दिया जब से UT आया है। तो इसके बाद हमारा असेंबली जो है बिल्कुल चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स ऐसे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ एरेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें किस टाइप के इलेक्शंस होते थे और कितने कितने यहाँ पे जीत जाते थे, ये तो आप खुद अब किताब से पढ़ सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे दिखाया है इलेक्टोरल डाटा समरी। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएंगे। ऑफ एरेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईयर 2014 में यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि जम्मू कश्मीर में
किस तरीके से इलेक्शन का जो है सीट वो डिवाइड हो चुका है। मैंने आपको कहा कि जब 1947 में जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ अपना तकदीर लिख दिया था, उस टाइम पे 111 सीट था। उसके बाद पहले 100 सीट था, फिर इसके बाद 111 सीट कर दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से में कब्ज़ा करके ले गया, तो उस जगह को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उसी एरिया में हमारा असेंबली का 24 सीट वहाँ पे चला जाता है, तो बाकी बचता है 87 सीट। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि 87 सीट में से जनरल के लिए इलेक्शन लड़ सकता है 80 सीट, जहाँ पे हम सब इलेक्शन लड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब कुछ। ठीक है, तो इसके बाद SC शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट बचा के रखा, जो मैंने कहा कि जम्मू में 3 है, बाकी उधमपुर का सांबा और रामबन में है। टोटल हुआ 87 सीट। ये कब तक था? ये था 2019 तक, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ, क्योंकि लद्दाख को बाहर निकाल दिया और जम्मू कश्मीर के असेंबली में सीट का भी अभी काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है। अब इसमें हमें कुछ ट्रेंड्स देखना है कि कौन कौन सा चेंजिंग हमें देखने को मिलता है। इलेक्टोरल बिहेवियर ट्रेंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर के तारीख़ को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो किस टाइप के इलेक्शंस और कितने टाइम पे कितना सीट्स होता था। ठीक है, trends. The elections of the Constituent Assembly were held in 1951. National Conference once secured all the 75% seats. 73 of its candidates were elected unopposed. ठीक है, जब इलेक्शन हुआ 1951 में, तो वो पहला इलेक्शन हुआ था। ठीक है, जब हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ डोगरा से, तो उस टाइम के जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसको मैंने बताया था कि 1932 में बनाया, 1938 में उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर देता है, वो पार्टी काफ़ी पॉपुलर होता है, 75 सीट वो जीत जाता है। 73 ऑफ इट इस कैंडिडेट वर इलेक्टेड अनअपोजिटली। 73 इसका ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं जिनका कोई अपोजिशन, मतलब जो अनअपोजिटली जीत जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1957 अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन 1956। नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद। इट वॉन 68 सीट्स विद 41 अनअपोजिट। Out of remaining 7 seats, 5 went to प्रजा परिषद, 1 to हरिजन मंडल एंड 1 to an independent candidate। ठीक है, तो इसके बाद 1957 में पहला इलेक्शन होता है, मतलब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए बन के तैयार होता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एडॉप्ट करते हैं 1956 में। आपको ये चीज़ याद रखना है कि अभी तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है धज्जियाँ उड़ गया, लेकिन अभी हमें याद रखना है कि 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के ज़रिए जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो था, इसने क्या किया था, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस टाइम के लीडर्स निकले थे। ठीक है, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 68 सीट जीतने में वो कामयाब हुआ, जो हमारे असेंबली का 87 सीट है उसमें से, और 41 अनअपोजिट था। उसमें से 7 सीट्स जो है वो रिमेनिंग सीट्स था। 5 वेंट टू प्रजा परिषद प्रजा परिषद में 5 गए, और हरिजन मंडल में 1 गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 था। इन द ईयर आप 1967 पे पहुंच जाते हैं। असेंबली इलेक्शंस वेर हेल्ड व्हेन गुलाम मोहम्मद सादिक was chief minister in national conference at that time had got merged with Indian National Congress. The ruling Congress won 61 seats. The Jan Sangh transformed from Praja Parishad won 3 seats, and National Conference faction led by Bakshi Ghulam Muhammad won 8 seats, and remaining 3 went to independent candidates. The total voting percentage recorded was 58.79%. 1967 में क्या हुआ, जब ऐसे असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो गुलाम मोहम्मद सादिक, जिसको हम GM सादिक कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन गया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था, किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, मतलब ये कांग्रेस के साथ मिल गया था। ठीक है, इसके बाद रूलिंग कांग्रेस 61 सीट जीत जाते हैं रूलिंग कांग्रेस को। तो जो जनसंघ होता है, एक पार्टी होता है, ये 3 सीट जीतने में कामयाब होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसका लीडर होता है बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये 8 सीट जीतने में कामयाब होता है।
3 सीट इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। इसी तरीके से टोटल वोटिंग परसेंटेज जो है वो उस टाइम पे 67 में 58.79% होता है। इसके बाद 1972 में क्या हो जाते हैं, Assembly elections were held during the chief ministership of Said Mir Qasim. The ruling Congress won with 2/3 majority, capturing 58 seats, 30 out of 43 in Kashmir and 20 out of 32 in Jammu. The Jan Sangh won 3 seats, and Jamaat Islami, a new entrant, won 5 seats, all from Kashmir Valley, and remaining seats went to independent candidates. The Praja Socialist Party and Communist Party of India got no seat. The total voting percentage in the assembly election recorded was 62.17. 1972 में क्या होता है, जब असेंबली इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर होता है सईद मीर कासिम, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी होता है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत जाते हैं, कैप्चरिंग 58 सीट जीतने में कामयाब होता है। जो उस टाइम के जो रूलिंग पार्टी होता है, जो हुकूमत करने वाला जो पार्टी होता है, 30 आउट ऑफ 43 इन कश्मीर, 43 में से 30 जो है कश्मीर वैली से जीत जाते हैं। 32 जो जम्मू का होता है उसमें से 28 जम्मू का सीट जीत जाते हैं, जो जम्मू वाले कामयाब होता है। जनसंघ जो है वो 3 सीट जीतता है। जमात इस्लामी जो है जनसंघ और जमात इस्लामी 3 सीट जीतता है। जो जमात इस्लामी एक नया पार्टी होता है वो 5 सीट जीतता है, ऑल फ्रॉम कश्मीर वैली, एंड रिमेनिंग सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता है। इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको कोई सीट नहीं आता है। इसी तरीके से असेंबली का जो टोटल परसेंटेज है वो 62.17 पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिगर्स को देखेंगे तो पहले यहाँ पे 58.79% इलेक्शन का फिगर रहा, इसके बाद 62.17% यहाँ पे इलेक्शन का फिगर रहा। तो कैसे इंक्रीज हो रहे थे और लोग कैसे कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद 1977 में आ जाते हैं। असेंबली इलेक्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 10 सीट्स, जनता पार्टी वन 13 सीट्स, इंडिपेंडेंट वन 4 सीट्स, जमात इस्लामी वन 1 सीट, ऑल द रिमेनिंग 47 सीट्स वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर इट इज रिवाइवल। द टोटल वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्डेड वाज 67.70 सीट। इसके बाद 1977 में क्या हो जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 10 सीट जीतता है जम्मू कश्मीर की 87 सीट में से, जनता पार्टी 13 सीट जीतता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 4 सीट आता है, जमात इस्लामी को 1 सीट आता है, रिमेनिंग जो 47 सीट होते हैं वो सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला जाते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर से एक बार जिंदा होता है 1977 में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 67 पे फिर से पहुंच जाता है, इंक्रीज होता है। In the assembly election of 1983, National Conference won 47 seats, while Congress first won 26 seats. The Muslim United Front won 2 seats and 1 went to Jamaat Islami. The total voting percentage election was 73.24%. इसके बाद 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है 47 सीट, और इसके बाद कांग्रेस जीत जाते हैं, कांग्रेस फर्स्ट जिसका नाम होता है वो जीत जाता है 26 सीट, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जीतते हैं 2 सीट, और इसके बाद बाकी जो होता है एक जीत जाता है जमात इस्लामी। इसके बाद टोटल वोटिंग परसेंटेज जो है 73.24% पे पहुंचता है, इंक्रीज हो जाते हैं धीरे धीरे। इन द असेंबली इलेक्शन 1987 में अगर हम देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस had electoral alliance with Congress. In this assembly election, National Conference captured 40 seats. The total voting percentage recorded was 74.88%. 1987 में क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस बनाता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है, कांग्रेस के साथ दोनों मिल के हुकूमत बनाता है, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद असेंबली इलेक्शन ऑफ 1996 में क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगेन वॉन 57 सीट्स आउट ऑफ 87, ये अच्छा खासा सीट जीत जाते हैं, 87 में से 57, ठीक है। वोटिंग परसेंटेज जो है 53.92 थोड़ा गिर जाता है। इसके बाद 2002 आता है इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 20 सीट्स, कितना सीट जीते हैं 20 सीट, पीडीपी वन 16 सीट, पीडीपी की 16 सीट जीत जाते हैं, पैंथर्स पार्टी वन 4 सीट, बीजेपी वन 1 सीट, एंड ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज वाज 45%। 2002 में वोटिंग परसेंटेज फिर से जम्मू कश्मीर असेंबली का नीचे गिर जाता है। इसमें ज़्यादा सीट 20 सीट जीतता है कौन, नेशनल कांग्रेस। इन 2008 नेशनल कॉन्फ्रेंस वन 28 सीट, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीट जीतता है, पीडीपी वन 21 सीट, कांग्रेस वन
17 seat, BJP won 11 seat and Panthers Party won 3 seats with overall voting percentage of 60.5%. ठीक है, ये 2008 का हुआ. In 2014 Assembly elections, PDP won 28 seats, BJP won 25 seats, National Conference won 15 seats, Congress won 12 seats and overall percentage was 65.52% हो जाते हैं. तो यहाँ पे 2014 के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा. 2000 का जो असेंबली इलेक्शन होता है यहाँ पे पीडीपी को 28 सीट आते हैं, बीजेपी को 25 सीट आते हैं. तो यहाँ पे 15 कॉन्फ्रेंस को आता है, 12 कांग्रेस को आता है. तो कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस अगर चाहें भी तो कोalition करके भी वो जीत असेंबली में हुकूमत नहीं बना सकते थे. तो इसीलिए 28 सीट जो पीडीपी को आया था, बीजेपी को 25 सीट आया था. ये दोनों मिलकर, पीडीपी और बीजेपी मिलकर कोalition हुकूमत बनाता है, जिसमें मुफ्ती सईद को, ठीक है, वज़ीर आला बनाता है स्टेट का. और इसके बाद उसका इंतकाल हो जाते हैं तो महबूबा मुफ्ती को वज़ीर आला बनाते हैं. लेकिन 2-2.5 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट क्या करता है, कोalition का साथ छोड़ देता है. और जम्मू कश्मीर में जो कोalition सरकार था बीजेपी पीडीपी का हिस्टोरिक, वो टूट जाता है. टूटने के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 6 महीने के लिए गवर्नर राज करता है. इसके बाद अगले 6 महीने के लिए सदर राज आता है. फिर इसके बाद एंड में क्या आ जाता है, जब सत्यापाल मलिक साहब जो स्टेट का गवर्नर होता है, उसी टाइम पे आर्टिकल 370 जो है वो हटाया दिया जाता है 5 अगस्त 2019 को. जो आर्टिकल 370 कहाँ से हट जाता है, जब बीजेपी और पीडीपी का कोalition ख़त्म हो जाते हैं. तो इसके बाद 5-6 साल तक जम्मू कश्मीर पे कोई हुकूमत नहीं रहता है. तो सेंटर गवर्नमेंट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पोजिशन चलाने की कोशिश करता है. तो सत्यापाल मलिक के टाइम पे जो जम्मू कश्मीर का ऑनरेबल गवर्नर था, उसी टाइम पे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 भी इसी टाइम पे हट जाता है. तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का खुसूसी हैसियत जो है वो हटाया दिया जाता है. ये तो वोटिंग परसेंटेज ये आप खुद देख सकता है. 1967 में ये रहा, 72 में ये रहा, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ. ठीक है, 2014 के बाद तो हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इलेक्शन का कोई भी सीन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो है स्टेट का टुकड़े कर दिया. ठीक है. As observed with the electoral process of Jammu and Kashmir has moved it from single party dominance to coalition politics, thereby widening the political participation of diverse political stakeholders. अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस टाइम से बताया, उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला और उसका जो हुकूमत था, पार्टी था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो 1932 में बनाया गया. 1932 से पहले गलेंसी कमीशन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया. तो 1932 में शेख अब्दुल्ला और उसका पार्टी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था उसका काफ़ी राज था. इसके बाद 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाता है. तो आज़ादी से पहले 1947 से पहले शेख अब्दुल्ला या उसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी उनका पॉपुलैरिटी रहता है, लोगों के सामने काफ़ी शोहरत रहता है, इज़्ज़त रहता है, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद जो है 1980s तक, लगभग 85 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कंटिन्यूसली वो जीत जाते हैं. वो क्यों जीतते हैं? बिकॉज आज़ादी से पहले 1947 से पहले शेख अब्दुल्ला, जिसको हम शेर कश्मीर कहते थे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पीपल्स के दिलों में जगह बनाने के लिए कामयाब होते हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा क़ुरबानियाँ देते हैं जम्मू कश्मीर को डोगरा हुकूमत से आज़ाद करने के लिए. तो इसी सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ या उससे पहले एक पार्टी का डोमिनेंस था, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. आज़ादी के बाद 1980s तक भी जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी डोमिनेंस रहा, क्योंकि लोगों के दिलों में काफ़ी जगह बन चुके थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस जगह बनाने में कामयाब हुआ था. तो इसी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके, लेकिन 85 के बाद कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का कोalition गवर्नमेंट बनाना शुरू हुआ. लेकिन 2008 के बाद अगर हम देखेंगे तो बीजेपी और पीडीपी जो है काफ़ी एक ज़िंदा पार्टी देखकर यहाँ पे उभर आते हैं. लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइप का इलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज ड्यू टू द एबॉलिशन और स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019. तो इसी के साथ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो सियासत था वह एक यूनिक और एक अजीम हिस्ट्री बनकर हमारे लिए, एक मेमोरेबल यादगार हिस्ट्री बनकर हमारे लिए रह चुका है, जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खत्ते के लोग भाईचारे और प्यार के साथ रहते थे. लेकिन अगर हम आज देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के इंडियन सरकार ने 2 टुकड़े कर दिए, जहाँ पे
इस चीज़ पे कुछ लोग राज़ी हैं, कुछ लोग राज़ी नहीं हैं। तो इसी के साथ आज का मैं चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। फिर कभी हम किसी दूसरे चैप्टर को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।